Hello friends, this is CA Rahul Jain. Welcome to my YouTube channel Tech Shorts. As you all know, we have started a new series startup. जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि एक टैक्स का क्या रोल होता है फॉर द ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार्टअप और द ग्रोथ ऑफ अ स्टार्टअप, एंड उसमें हमने बहुत टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए थे कि क्या टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं. सो फर्स्ट एवर टॉपिक टुडे वी विल गोइंग टू बी डिस्कस इज द चॉइस ऑफ अ लीगल एंटिटी. नाउ चॉइस ऑफ अ लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि एज अ स्टार्टअप को किस स्ट्रक्चर में काम करना चाहिए, किस बिजनेस स्ट्रक्चर को की तरह उसको रन करना चाहिए. नाउ इफ यू सी, there are generally kind of four structures I have identified here. One is proprietorship, which is identified by a one person. Second, limited liability partnership, which is basically a partnership between two persons, two or more persons. Third is a one person company, again identified by a one person. Then is a private limited company, so which is identified by two or more persons. These are the broad structures or a legal entity under which you can run your business as a startup. Okay, proprietorship, single person owner; limited liability partnership, two or more persons as owner; one person company, a single person is an owner but it's a company now; and then private limited company, two or more persons being the owner. Now let's understand more in detail about the key features. So as a proprietor, there is no separate entity between the owner and the लीगल एंटिटी. ओके, मतलब सो मैंने से नो सेपरेट एंटिटी, अलग से कोई आइडेंटिफाइड नहीं है. तो प्रोप्राइटर को जो पर्सन है रिप्रेजेंट्स दी प्रोप्राइटरशिप. अंडर एन एलएलपी देयर इज अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पार्टनर. अगर आप पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स की अपनी आइडेंटिटी है, बट एज अ एलएलपी एज अ सेपरेट आइडेंटिटी. दैट मीन्स उसकी प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन होगी, उसका प्रॉपर टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर्स होंगे, तो इससे सेपरेट एंटिटी. Okay, one person company, though it is represented by a one person only, but as per the law it has a separate identity as a company. It's a one person company. Similarly, for private limited company PLC, there is a separate identity. दो persons होते हैं जो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बट एक आइडेंटिटी रहती है एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. नाउ प्रोप्राइटरशिप के लिए वापस नया फैक्टर देखें. अगर हम प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं. यू कैन जस्ट ideate your start your business just like that. लेकिन LLP के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है. यू हैव टू गेट योर नेम रजिस्टर्ड. आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी. आपका नाम आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा. सिमिलरली वन पर्सन कंपनी के लिए भी एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, एंड सेम गोज विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. नाउ प्रोप्राइटर इज नॉट गवर्न बाय एनी लॉ. सो कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, एमसीए का लॉ नहीं है जो उसको गवर्न करता है. पार्टनरशिप, वन पर्सन कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तीनों एक गवर्न होते हैं एक सेपरेट स्पेसिफिक लॉ से. सो वन पर्सन कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कंपनीज एक्ट के हिसाब से रेगुलेट होती है, वाइल एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए. नाउ व्हेन आई वाज सेइंग दैट प्रोप्राइटरशिप की कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है. दैट मीन्स जो प्रोप्राइटर है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. दैट मीन्स जो भी बिजनेस एज अ प्रोप्राइटरशिप के अंडर होगा, उसके ऊपर जो भी लाइबिलिटी आएगी बिजनेस के ऊपर, वो एक्चुअली में रेप्लिकेट हो जाएगी प्रोप्राइटर पे, हु इज द ओनर. लेकिन इन टर्म्स ऑफ एलएलपी, इन टर्म्स ऑफ वन पर्सन कंपनी एंड इन टर्म्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पीएलसी, बिकॉज दे हैव अ सेपरेट आइडेंटिटीज, तो हर एक की लिमिटेड लाइबिलिटीज है. सो पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. तो देर आर केसेस जहाँ पे कंपनी की लाइबिलिटी रहती है बट वो पार्टनर तक नहीं आती. सो इट्स अ ब्रॉड differences between proprietorship, partnership, one person company and private limited company. Now if we go with the compliances and taxes, so अगर आप compliances देखें, proprietorship में कोई statutory meetings नहीं होती हैं. ठीक है, there are generally no, because they are not governed by statutory laws, so उनकी कोई statutory compliances भी नहीं है meetings करने की. But in case of LLP में compliances हैं which is very low, but उनको मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं है. स्टैट्यूटरी पीरियडिकली मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं है. इफ यू गो अ स्टेप फर्दर फॉर वन पर्सन कंपनी एंड फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दे आर गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013. बट उन केसेस में वन पर्सन कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग्स करनी है बहुत कम है, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेड बाय वन पर्सन ओनली, बट बीइंग रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट उनको मीटिंग्स तो करनी है. सो वन पर्सन कंपनी में कंप्लायंसेस कम है, बट कंप्लायंसेस हैं. But if you compare with private limited company, there are
लॉट्स ऑफ कंप्लायंसेस, 4 पीरियोडिक बोर्ड मीटिंग्स करनी है, एनुअल मीटिंग्स करनी है, फाइलिंग्स करनी है, तो कंप्लायंसेस ज़्यादा हैं. सो इफ यू कंपेयर अंडर एक बार में देखें तो प्रोप्राइटरशिप में कोई कंप्लायंसेस नहीं है, वेरी वेरी मतलब इट्स वेरी मिनिमल. पार्टनरशिप में भी कुछ खास नहीं है, वेरी लो. बट 1% कंपनी में मॉडरेट है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हाई स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस. नाउ की डिफरेंसेस अंडर ऑल दी स्ट्रक्चर्स हियर इज दैट प्रोप्राइटरशिप में आपको कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं मिल सकती, एक्सटर्नल इक्विटी फंडिंग. मतलब जैसे ही आप एक पार्टनर को लेके आओगे, जैसे ही आप कोई इन्वेस्टर को लेके आओगे अपने स्टार्टअप बिजनेस में, तो वो प्रोप्राइटरशिप नहीं रह कहलाई जाएगी, बिकॉज इट बिकम्स मोर देन 1%. तो क्या आप एलएलपी में ला सकते हो? नहीं, बिकॉज एलएलपी इज अगेन अ पार्टनर. तो जो भी इन्वेस्टर होता है वो कभी आपके साथ पार्टनर नहीं करता. ही ऑलवेज इन्वेस्ट as its own money. He doesn't intend to run a business, right? Similarly, in 1% कंपनी में भी एक्सटर्नल फंडिंग नहीं आती. जैसे एक्सटर्नल इक्विटी फंडिंग आएगी मतलब वो ओनर बन गया. ओनर बनते ही इट बिकम्स मोर देन 1%. सो आउट ऑफ ऑल दिस 4 स्ट्रक्चर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप एक्सटर्नल इक्विटी फंडिंग पॉसिबल है. तो दिस इज वन ऑफ द की डिफरेंस. अगर आपको ये देखना हो कि यार इन चारों स्ट्रक्चर से मुझे कौन सा लेना चाहिए, एज अ स्टार्टअप जनरली you wish to have the investment from outside, so equity investment that to not debt funding. So equity investment के लिए which is very flexible, जो easily allow करता है, it's a private limited company. Key differentiating factor, although private limited company में compliance ज़्यादा है, statutory compliance. Now let's talk about the tax rate. प्रोप्राइटरशिप में टैक्स रेट जो इंडिविजुअल का होगा, जो उसके नॉर्मल स्लैब रेट होता है कि आपकी 2.5 लाख की इनकम 2.5 लाख से 5, 5 से 10, वो वाले टैक्स रेट लगेंगे. पार्टनरशिप में 30% टैक्स रेट लगता है नेट इनकम पे. 1% कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम रेट होते हैं, या तो 22% और 25%. कुछ ऑप्शंस दिए हैं टैक्स लॉज में. सो अगर आप अनदर एक डिफरेंशिएट फैक्टर देखें, पार्टनरशिप में 30% टैक्स रेट है, बट पीएलसी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 25% टैक्स रेट है, जस्ट लेस, 22 और 25%, अगेन लेस. तो एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मुझे फंडिंग भी पॉसिबल हो रही है, मुझे टैक्स रेट भी कम लग रहा है इनकम टैक्स पे, बट हाँ कंप्लायंसेस ज़्यादा हैं, मंथली के कंप्लायंसेस, पीरियोडिकल कंप्लायंसेस, तो वो कंप्लायंसेस आपको मैनेज करने हैं. नाउ एक और फैक्टर है डिफरेंशिएटिंग कि जब आप प्रोप्राइटरशिप से आपने आपको प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट को आप विड्रॉ करते हैं, तो वो प्रॉफिट ऑलरेडी प्रोप्राइटरशिप में टैक्स हो गया, तो आप एज अ ड्राइंग विड्रॉ कर सकते हैं, तो उस पर द्वारा टैक्स नहीं लगता है. सेम गोज विद एलएलपी. एक बार वो प्रॉफिट जो आपने अर्न किया, वो अगर एलएलपी में टैक्स हो गया 30% रेट पे, और एज अ पार्टनर जब आप उस प्रॉफिट को विड्रॉ करते हैं तो उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता. बट इन केस ऑफ 1% कंपनी, इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो प्रॉफिट डबल टैक्स होता है. बेसिकली आपने प्रॉफिट अर्न किया एज अ 1% कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस पर पहले एज अ टैक्स रेट होगा 20-25%. देन उसके बाद आपने टैक्स दिया और जो रेजिडुअल प्रॉफिट बचा उसको अगर आपने विड्रॉ किया एज अ डायरेक्टर और एज अ शेयर होल्डर, एज अ शेयर होल्डर अगर आपने इसको विड्रॉ किया तो दोबारा उस पर आपके पास दोबारा टैक्स लगेगा. So if I compare, so generally, so these are all the features of all the structures. Now I'll tell you about my experience, and I said I will recommend कि actually आपको structure कैसे करना चाहिए. Now given जब initial stages में startup होता है, जब आपको obviously outside funding की इतनी मतलब obviously जब एक business बहुत ही small level पे होता है, तो आप जब start करते हैं अपना business, तो आप चाहते हो कि compliances कम हो, right? ठीक है. तो आप इनिशियल लेवल पे व्हाट यू कैन थिंक ऑफ कि आप एक एलएलपी क्रिएट किए, विच इज वेरी इजी टू सेटअप, बहुत इजीली सेटअप हो जाती है, विद इन 3 to 4 days या मैक्सिमम 7 days में सेटअप हो जाएगी. ठीक है. आप उसकी कंप्लायंसेस अपने कम करिए, फोकस ऑन द बिजनेस, ट्राई टू फोकस ऑन द बिजनेस. कंप्लायंसेस में अगर ध्यान चला गया तो फिर आप बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाएंगे. नाउ आफ्टर 3 months, 6 months, or after 1 year or 2 years, when you think that the business is flourishing and you can think of an external equity, then you can easily convert an LLP into a private limited company. Very easily, it can be converted, because अगर आपको external equity funding चाहिए. But in case you want no, बाद में conversion का मुझे issues हो जाते हैं, या बाद में conversion कौन करेगा, देखेगा, I'll manage the compliances right from incorporation. So you can simply go for private limited company because it's a global structure, globally identified है, और LLP identified इतना नहीं है, identified दो है, but as an investor जब वो देखते हैं, they always think of a private limited entity because these private limited company regulated होती है by the law, which is Companies Act 2013. Equity funding करना बहुत easy होता है, documentation and all वो है. So
if you think that you can easily manage your compliances at the very initial stages, obviously compliances manage हो सकते हैं. It's not like कि compliances manage नहीं हो सकते हैं very easily, but you have to think through कि compliances there should be obviously a consultant with you who can handle these compliances so that you can focus on the business. So my recommendation here is for a long-term business and doing the best thing right from start, go with private limited entity. Manage your compliances, make sure whatever advisor you hire, he should take care of your compliances and gives you monthly reports. You आपका focus business में होना चाहिए, but prime motive here is you should get your monthly reports. जो भी compliances हो रहे हैं क्या वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. So this is my recommendation. So let's wait for the next episode. Keep in touch. I'll discuss more about the tax aspects on the growth of during the growth of a startup. Thank you very much. Thank you, friends. Thank you.